Hello everyone, my name is Hardeep Arora and I'm a founder of Mevin Miss Plus Size India International. Mevin Miss Plus Size India International is a plus size beauty pageant और ये एक ऐसा स्टेज है जहां उन लोगों को अपने सपने पूरे करने का चांस मिलता है जिनको आज तक कभी नहीं मिला। इंडिया में हम लोगों ने जो पहली बार 2017 में इसको स्टार्ट करा, उन लोगों को सपने देने के लिए, उन लोगों को स्टेज और अपना टैलेंट दिखाने के लिए जहां वो अपने सपने पूरे कर सके। तो आज मैं अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड अमन भाटिया के साथ इस इंटरव्यू में आया हूँ ताकि हम लड़कियों की सोच और उनकी बॉडी पॉजिटिविटी ऊपर क्या वो सोचते हैं बात कर सके। तो लेट्स वेलकम अमन भाटिया। हाय अमन। Hi Hardeep, how are you? Thank you so much for inviting me. ये जो आपका टॉपिक है, this is very near to my heart. I'll tell you a little about myself. I'm Aman Bhatia. I'm a DGCA approved professional. I've done my Directorate General Civil Aviations, and I'm a career counselor and a motivational speaker by profession. I also have an institute by the name of LearnX. It's a school of languages and counselings. तो हम 9th से लेके 12th तक के बच्चों की काउंसलिंग्स करते हैं कि आगे सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं, प्लस हम उन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं। देर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें बात करनी पड़ती है अबाउट बच्चे को क्या चाहिए और पेरेंट्स को क्या चाहिए, वो दो अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और उसके बारे में बात करना बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब हम मिले थे लास्ट, तो उस टाइम पे यही बात हुई थी कि व्हेन आई हर्ड कि आप ऐसे कुछ कर रहे हो, एंड मैंने उसके पहले कभी सुना नहीं था, सॉरी लेकिन जब हमने इस बारे में सुना था कि ऐसे प्लस साइज वुमेन के लिए भी एक स्टेज है, तो इट रियली रेजोनेटेड समवेयर विद मी, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी स्लिम वुमेन ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड मैं बहुत पतली, बहुत स्लिम नहीं थी। आई वॉज ऑलवेज अ फुलर फिगर वुमेन, तो पतलों में नहीं आती थी। तो बीइंग अ मदर, कैसे आप आप एक ट्रांजिट करते हो फ्रॉम बिकमिंग अ बेबी एलिफेंट टू अगेन कमिंग बैक टू योर बॉडी, बहुत फ़र्क पड़ता है। लड़कियों का जो कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, कोई तो है जो प्लस साइज वुमेन के लिए भी काम करता है। थैंक यू सो मच अमन। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि एक लड़की को किस किस जगह से, कौन कौन से मतलब दौर से गुजरना पड़ता है। तो उनके मेंटल स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारा उनका अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे। Right. तो आप भी फीमेल्स के साथ काम करते हो, उनकी काउंसलिंग करते हो, तो आपका क्या कहना है बॉडी पॉजिटिविटी को लेके, या आपने क्या एक्सपीरियंस करा है अपनी इस जर्नी में? आपको कैसे कैसे फीमेल्स मिले, क्योंकि आप भी काम करते हो लोगों को स्ट्रेस से निकालने का, तो कैसे कैसे स्ट्रेस आपने देखे हैं, कभी आपने एक्सपीरियंस करा है बॉडी पॉजिटिविटी को लेके या किसी के वेट गेन को लेके? तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? What I have felt through these 18 years of my career कि ये सारी चीज़ें ना स्कूल से शुरू होती हैं और घरों से शुरू होती हैं। जब आपके पेरेंट्स, जब आपके मदर, आपके फादर आपको बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं उन लड़कियों के लिए। जब एक लड़की को एक माँ बोलती है ना कि तू बहुत ब्यूटीफुल है, तू बहुत सुंदर है, तो ये उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट बनता है। लेकिन जब एक फादर अपनी बेटी को बोलता है ना कि तू बहुत ब्यूटीफुल है, ये उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। और ये आइडेंटिटी जो है ना, ये लड़कियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। फादर्स परवरिश के साथ साथ अगर ये आइडेंटिटी भी लड़कियों को दें, तो ये उनकी लाइफ में आगे जाके उनको बहुत काम आती है। बहुत सुंदर। लेकिन अगर कहीं आप बच्चों को, आपने अमूमन देखा होगा कि घरों में पेरेंट्स, माएँ, फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बुआएँ, ये आके बच्चों को बोलती हैं, स्पेशली लड़कियों को, तू पतली हो जा, फिर तुझे ये वाला ड्रेस पहनाएंगे। तुझे जीन्स पहननी है तो तू पहले थोड़ा सा अपनी कमर कम कर और तू थोड़ी एक्सरसाइज कर, तू रस्सा टप्या कर। यू रिमेंबर, ये चीज़ें आम हम लड़कियों को बोलते हैं कि आप ये करो तो तू ज़्यादा सुंदर लगेगी। अरे तू मोटी है, तू स्लीवलेस कैसे पहनेगी, तेरे यहाँ से सब दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देखो कि छोटे होते से ही लड़कियों के दिमाग में ये घुसाया हुआ है कि पतली होगी तो ही सुंदर है। और हर लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। किसी का वज़न सेम होगा लेकिन वो शरीर में थोड़ा ब्रॉड होगी, तो वो लगेगा अरे यार ये मोटी है, वो पतली है, वो ज़्यादा सुंदर लग रही है। कुछ हमारी सोसाइटी ने और कुछ हमारे मीडिया ने कुछ ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ है लड़कियों को कि स्लिम है, ज़ीरो साइज़ है तो ही सुंदर है। आप देखो कितने ब्रांड्स हैं जो सिर्फ साइज़ ही उनका एक्सेल तक या लार्ज तक ही बनता है, तो उससे बड़े साइज़ वाली औरत क्या करेगी?
और कई बार ये लड़कियों के हाथ में नहीं होता है कि आप मोटे हो या पतले हो. औरतों का मोटा या पतला होना उनकी सिचुएशंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है. मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बात करती हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं वो या तो बिंज ईटिंग करती हैं और या बिल्कुल उनका एपेटाइट ख़त्म हो जाता है. जब वो बिंज ईटिंग करती हैं, आप देखो बिंज ईटिंग करेगी क्यों. वो एक लड़की है जिसकी शादी हुई, अब वो शुरू से हल्की सी प्लम्प थी, घर वालों ने हमेशा उसको बोला पतली हो पतली हो पतली हो. शादी हुई तो शादी भी उन्होंने एक वैसे ही मोटे आदमी के साथ करा दी क्योंकि वो मोटी थी. लेकिन आप देखोगे कई बार कि मोटे आदमी को पतली बीवी मिल जाती है, मोटी लड़की को कभी पतला हस्बैंड नहीं मिलेगा. उसको तो यही होता है कि ये मोटी है, दैट मीन्स इसमें कोई ऐब है, अवगुण है, तो इसको मोटा ही मिलेगा. और जब आप एक लड़की की शादी कर देते हो और वहाँ पे अगर उसको तिरस्कार बहुत मिले ना, तो क्या कर रही है, तुझे पता नहीं लगता, तू बेवकूफ़ है, तुझे समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं करते. जब आप लड़कियों को बहुत ज़्यादा इस लहजे में टोकते हो, टोंक मारते हो, तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे वो अपने आप को बहुत सूद करती हैं और वो होता है खाना. वो बिंज ईटिंग करती हैं, वो खाए पे खाती है क्योंकि वही एक चीज़ है जो उनको डोपामिन देता है, जो उनको सूद करता है, और वो बेचारी लार्ज या एक्सेल से ट्रिपल एक्सेल पे पहुंच जाती है. बहुत सारे रीजंस ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ खाना खाने से नहीं, बहुत और भी रीजंस Yes. होंगे बीइंग अ फीमेल, Yes. कि उनके बहुत इंटरनल कुछ चीज़ें चलती हैं कि उस वजह से भी वो अपना वेट गेन कर लेते हैं. आपने बहुत सही बात करी कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है. Yes. एंड एक बहुत सुंदर बात बोली आपने कि हर जगह लड़की को ही समझाया जाता है, True. तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है. अक्सर देखा जाता है कि लड़की से ही सबके ना अब सपने जुड़े होते हैं, उसी से एक्सपेक्टेशंस हैं. मैंने ना किसी की एक बात सुनी थी, तो उसके ससुराल में उसकी सास बोल रही थी कि हमें बड़ी उम्मीद है कि तुम हमारे बेटे को संभालोगी. True. समझ रहे हो कि वो चाहती है कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को तुम ऐसा बना दो, वैसा बना दो. तो उस लेडी ने आंसर ये करा था कि इतने सालों में आपने क्या किया, आपने यहाँ आते भी मेरे से ही एक्सपेक्टेशंस रखी, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हो. आप देखो, आप एक 20, 22 या 25 साल की लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका 25 से 27 साल के लड़के को वो चेंज करे. वो खुद भी तो उसी एज की है. हाँ. तो ऐसी कौन सी उसमें कोई दिव्य शक्ति है जिससे वो एकदम से उसको बदल देगी. जी. और ये एक्सपेक्टेशन आपकी खुद की, मतलब आपकी खुद की अपनी परवरिश अच्छी नहीं रही. हाँ. और अब आप एक बेगानी लड़की से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आके उसको, आपने कई बार सुना है लोग बोलते हैं इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा. हाँ. मतलब तुम्हारा जो गलत कांड है, जो तुमसे बच्चा नहीं ठीक से संभला या तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं हुई, अब यू एक्सपेक्ट कि वो 20 या 25 साल की लड़की आके तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारा बेटा भी संभाले और अपना वंश आगे बढ़ाए, वंश भी बढ़ाए और तुम्हारे सारे परिवार को, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को भी लेके चले. मतलब व्हाट काइंड ऑफ एन अनप्रोडक्टिव और कितनी बेतुकी सी एक एक्सपेक्टेशन है जो आप एक लड़की से रखते हो. पहले ज़माने में ये एक्सपेक्टेशंस लड़कियों से रखी जाती थी और उन्हें तैयार भी ऐसे किया जाता था कि इसको खाना बनाना सिखाओ, इसको सिलाई कढ़ाई सिखाओ, ताकि ये अगले घर जाके घर संभाल सके. फिर हमने पिछली पूरी एक जनरेशन रेडी की ये कह के कि लड़कियां दे कैन हैव इट ऑल, गर्ल्स कैन हैव इट ऑल. वो एक अच्छी माँ बनेगी, वो करियर भी बनाएगी, वो काम भी करेगी, वो रिश्तेदारों को भी संभालेगी, वो घर भी एकदम ऐसे ना टिच रखेगी, वो सारा कुछ अच्छे से करेगी. लेकिन हम कहीं ना कहीं आदमियों को बताना भूल गए कि कैसे आपने उस स्ट्रॉन्ग औरत के साथ रहना है. आपने लड़कों को उस हिसाब से पॉजिटिव ही नहीं किया, आपने लड़कों को उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाया कि वो पेट तो उनको भी लगा है, तो खाना उसको क्यों नहीं बनाना सिखाया. तब माओ का मेरा पुत्र निकल आता है बाहर. लेकिन उस टाइम पे अगर हम लड़कियां तैयार कर रहे थे ना कि आपको यू हैव टू डू इट ऑल, you had to prepare men also in a way. Yes. कि you have to prepare it all, you have to do it all. Easy नहीं है आदमियों के लिए भी लाइफ, क्योंकि उनसे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं. इस पे भी हम आएंगे. लेकिन हाँ, when you compare, आप वो जब तराजू देखोगे ना, तो जो बोझ है एक्सपेक्टेशंस का वो औरतों पे ज़्यादा रहता है हमेशा. हाँ. आई गेस मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी लाइफ को अगर आप मैरिड हैं तो दोनों का इक्वल साथ बनता है. क्योंकि आपने जैसे बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सपेक्टेशंस
और लड़की पे ही सब कुछ छोड़ दिया जाता है कि वो घर चलाएगी, सब कुछ करेगी। और एक सर्कल ऐसा भी बनाया हुआ है, आपने किसी के इंटरव्यू में बोला था कि एक लड़का ही कमाने के लिए थॉट रखा जाता है, कभी वो नहीं बोल सकता कि हाँ यार मुझे भी 1 मंथ ऑफ Yes, लेना है, मैं थक yes. गया हूँ काम कर। Yes. वो जोन बना ही नहीं लड़कों के लिए भी। ये भी बहुत गलत बात है बिल्कुल कि है। अगर वो कितना कमा रहा है, कितना फैमिली को दे रहा है, बट आज का टाइम बहुत चेंज हो गया कि लड़कियां उतनी पावर रख रही हैं, उतना बढ़ के साथ अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत आगे आ गए हैं। Yes. बट हाँ, आपने बहुत सही बात बोली कि दोनों को इक्वल वे में समझा के आगे बढ़ाना लाइफ, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं लड़की की खूबसूरती उसका रंग, उसकी कमर, लड़की की बदसूरती उसकी खाली जेब। जी, बिल्कुल सही बात। मतलब आदमी सुंदर है, लंबा है, नाटा है, ये कहीं मैटर नहीं करता, उसकी जेब भरी है तो वो 16 कला संपूर्ण है। हाँ, फिर उसका कोई फिर अवगुण उसका नहीं। कोई अवगुण नहीं है। बिल्कुल सही और बात। लड़की सुंदर है तो उसके आदमी के लिए वो, लेकिन ऐसे नहीं चलती। लाइफ इज नॉट दिस सिंपल। वो ग्रे वाइट या ब्लैक में नहीं रहते। वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रेज। हर बंदे का हर स्टेज पे एक ऐसा टाइम आता है। हम जब लड़कियों की बात ले लें तो शुरू से हम उनको बताते हैं पतली रह, गोरी रह, पढ़ ले, जॉब करो और बच्चे पैदा करो। ये पैरामीटर्स अगर आप पास करते हो तो तुम एक अच्छी औरत हो। तो हमें हमेशा बताया जाता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, you have to take care of the children, you have to take care of the staff, you have to take care of your home. लेकिन मैं इसको पूरा करती हूँ। You have to take care of the family and not yourself. Yes. You have to take care of the children but not yourself. You have to take care of your home and not yourself. You have to take care of the relationships and not your sanity. Then you are a good woman. Yes. Otherwise तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। एक टैग मिला हुआ है यहाँ पे। Yes. दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन हम एक बहुत अहम चीज भूल रहे हैं कि इंसान होना खुश रहना भी होता है। सो यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन हैप्पीनेस ऑल्सो। तुम एक खुश औरत नहीं हो इफ यू आर नॉट अ हैप्पी वुमन, यू कैन नॉट मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी। Yes, yes. सो अगर एक लेडी है जो मोटी है और वो हमेशा अपने बारे में, अपने बल्जेस के बारे में, अपने यहाँ से उसको कुछ Curves निकल रहा के है, बारे उसको में, यहाँ yes. कर्व्स निकल रहे हैं, अगर वो इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचती रहती है, कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगी। और जब वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगी, कभी खुश नहीं रहेगी, उसके आसपास वाले भी वैसे ही रहेंगे, वो हमेशा इरिटेटेड बिल्कुल रहेगी। सही बात। मैंने भी अपनी किसी एक इंटरव्यू में बात करी थी। मैं एक और कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ आपके साथ, पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगा कि जब तक हम खुद खुश नहीं ना, तब हम आसपास के लोगों को भी खुश नहीं रख कर सकते। क्योंकि इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आपने एक बात बोली थी कि एक बच्चे पे इफेक्ट वो ही करता है जो वो अपने बचपन में पेरेंट्स से या घर से सीखता है या स्कूल से सीखता है। राइट। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ कि बीइंग अ शॉर्ट हाइटेड, तो मुझे हमेशा ही बुली किया जाता था कि सब तारीफ़ करते थे मेरे टैलेंट की, बस उसके साथ साथ मेरे हाइट को लेके बहुत मुझे ऐसे कोसते थे, मतलब कि हाँ कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हाइट की वजह से रुक जाओगे। मेरे को ना आज भी सुबह जब मैं रेडी हो रहा था, मुझे ना अपने पेरेंट्स की एक बात याद आ रही थी। मैं नेगेटिव नहीं हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, वो मेरे लिए वरी थे। उनको ये होता था कि आज शायद ये मेहनत करेगा तो शायद थोड़ा स्ट्रेच कर ले खुद को, बॉडी को, हाइट को, बट वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि दिस इज़ माई बॉडी, ये ही मेरा शरीर है। और इवन कि मेरी फैमिली में सब छोटे हैं, तो मैं कहाँ से अमिताभ बच्चन बन जाऊँगा। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, वो चीज़ें थी, बट मुझे बचपन में बोला जाता था अगर तू लमका नहीं ना तो गाड़ी कैसे चलाएगा, तो मेरा आंसर होता था मैं ड्राइवर रखूँगा। गुड। वो मुझे पूछते थे कि तेरी शादी होगी ना तो घोड़ी पे कैसे बैठेगा, मैं बोल रहा था मैं रथ में जाऊँगा। तो मेरे आंसर शुरू से ही ऐसे थे। तो मैं हमेशा पॉजिटिव था इन चीज़ों को लेके कि मतलब आप एक साइड देख रहे हो, उसका दूसरा सॉल्व भी हम कर सकते हैं, तो उस पर मुझे सफ़र क्यों करना है, मुझे लाइफ को जीना है, मतलब ऐसे तकलीफ में क्यों रहना। एंड दैट इज अ वेरी गुड रीजन वाई यू आर वेयर यू आर। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहते, हम वही अपने तिरस्कारों के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे बढ़ना। आपने बहुत सारे यूट्यूब्स पे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि अरे काला सा पानी का एक बर्तन लाएंगे और उसमें ऊपर से साफ पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो वो पानी साफ हो जाएगा। आप एक ग्लास में अगर बहुत सारा जैसे कचरा मिक्स कर दो तो आप उसको चम्मच से बाहर निकाल नहीं सकते हो पानी से। तो वो कैसे निकलेगा? व्हेन यू पुट इन
फ्रेश वाटर या आप साफ पानी उसमें डालोगे तो वो ओवरफ्लो गंदगी करती 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 खत्म हो जाएगी एक टाइम पे आके। सो मैं एक्चुअली कल भी किसी को मिली तो उसने मुझे यही चीज़ बोली, मुझे कहता अंधकार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड डार्कनेस, देयर इज, आपको हमेशा कण लाइट के मिलते हैं, डार्कनेस की अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। डार्कनेस वही है जहाँ पे लाइट की कमी है। जहाँ लाइट आ गई डार्कनेस रहेगी नहीं। बहुत सही, बहुत सही। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आपको पता है कि यार नहीं मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी लूँगा, या मुझे पता है यार मेरा ये टारगेट है, मुझे मेरा एक विजन बोर्ड दिख रहा है, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो वो सारी चीज़ें बेमाने हो जाती है क्योंकि उनका आप में कोई अस्तित्व नहीं है। ये डार्कनेस वाली चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। आप खुद सोचो, सचिन तेंदुलकर इज मे बी एज हाइटेड एज व्हाट यू आर। यस यस। कोई उसकी हाइट के बारे में बात नहीं करता क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर है। उनकी कहते अज्ञानता का कोई पैरामीटर नहीं है। अज्ञानता वही बसती है जहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, सही बात है। तो जहाँ पे अच्छी चीज की होंद नहीं है, वहीं पे वो चीज दिख रही है आपको। तो अज्ञानता का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो मेरे में ये कमी है, वो कमी का कोई अस्तित्व ही नहीं है until and unless आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। आपने एक बात करी थी कि इंडस्ट्री को लेके कि फीमेल्स के लिए मैंने देखा है शुरू से 90s से अगर हम बात करें तो फीमेल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आप शुरू से देखोगे बहुत पुरानी मुमताज़ जी ले लो या हेलन जी ले लो, कितनी ब्यूटीफुल हीरोइंस थी, रेखा जी ले लो। आप देखोगे उनके सूट्स का जरिया कि वो कैसे सूट्स पहनते थे, स्लिम फिट, क्या ज़ीरो साइज फिगर्स थे। बट उनके ऑपोजिट जो हीरो काम कर रहे हैं, ऋषि कपूर जी, समझ रहे हैं मतलब कितने वो प्लस साइज थे। कभी किसी ने फोकस करा नहीं, हमेशा ये ध्यान गया कि ये लड़की पतली लगनी चाहिए उसी पे। और बहुत पहले से पैजेंट्स थे, ठीक है, हर एक लड़की का ना ड्रीम होगा पैजेंट में जाने का। ओह ऑफ कोर्स, मेरा भी था। मोस्टली हम जब स्कूल्स में होते हैं, लड़कियां फेयरवेल पे जाती हैं, वहाँ क्राउनिंग होती है, तो वहीं से उसका एक ड्रीम बन जाता है क्राउन होल्डर बनने का। तो मैंने देखा था कि एक क्राउन होल्डर बनने की, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये जर्नी देखी है लोगों की, राइट। तो वहाँ से लड़कियों का थॉट बन जाता था। बट पॉइंट आ गया उसके पैरामीटर्स, हाइट, साइज, वेस्ट साइज, कितनी चीज़ों को कंसीडर किया जाता था कि अमन अभी वो चीज़ें हम देखते देखते मैंने देखा कि अगर कोई उसमें नहीं फिट हो रहा तो वो कहाँ जाएगा, मतलब उसके अंदर का टैलेंट या आर्टिस्ट मर जाएगा, वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा। तभी हम लोगों ने मतलब इवन मैं किसी पैजेंट पे ही ज्यूरी पे था, वहाँ पे को 2 लड़कियों ने इसका ना राउंड करा था, बट वो प्लस साइज होने के चक्कर में ऑर्गेनाइजर्स ने सिलेक्ट नहीं करा। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। वहीं से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार छोटी हाइट का मैं था तो मुझे बहुत रिजेक्शंस मिली थी, अब मैं प्लस साइज लोगों को देख रहा हूँ ये सेम चीज़ हो रही है। हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स से ना, तो टचवुड मैंने बड़ी मेहनत से आज एक प्लेटफॉर्म तक पहुँच पाया हूँ। रात भी मेरी फैमिली में ना कोई मुझे एक पर्सन ने मुझे वीडियो भेजा, हाइट कैसे बढ़ाएं। मुझे लगा अभी भी मुझे हाइट बढ़ानी है या रुतबा बढ़ाना है। तो दैट मीन्स अभी रह गया है कुछ। अभी ना वो पानी अभी स्टिल जा रहा है उस ग्लास में, वो नेगेटिविटी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक टाइम हरदीप पक्का आएगा जब पीपल विल नॉट टॉक अबाउट योर हाइट। दिस इज वेरी नियर, ये बहुत पास है ये वाला टाइम आपका, कि जब लोग हाइट के बारे में इस हिसाब से बात नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे क्या बात है, मुझे हर जगह नहीं ये मिलता। वो आपकी बात थी ना, जहाँ अंधकार है तो वहाँ उनके पास लाइट की कमी है, इसीलिए हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, आपने हमेशा मेरे टैलेंट को ही प्रेज करा है। ये एक फैक्ट है। हाँ। आप अगर एक हीरे को एक परवासी के पास जो पत्थर तोड़ता है उसके पास लेके जाओगे तो वो क्या तोड़ेगा, उसको क्या तराशेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस इंसान को उस चीज की कदर पता होगी, ही इज ओनली गोइंग टू डू जस्टिस टू इट। इफ यू आर टेकिंग एक कांजीवरम साड़ी, आप जो बाई आती है घर पे काम करने के लिए, आप उसको एज गिफ्ट दोगे, कैन शी डू जस्टिस टू दैट? शी मे लुक वेरी ब्यूटीफुल, बट क्या वो उसकी देखभाल वैसे कर पाएगी? वो ये एक फैक्ट है। उसको वर्थ भी नहीं पता है उस चीज़ की, क्योंकि हो सकता है वो बेचारी फुल लाइफ काम करके भी वो साड़ी शायद वो बाय करने का नहीं रख पाएगी। हम जैसे लोग भी मतलब एक कांजीवरम खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं कि who's gonna spend 50-60,000 फॉर अ साड़ी, राइट? अभी शायद मैं एक मिनिमल अमाउंट बोल रही हूँ फॉर अ कांजीवरम, बट
लुक एट अ पर्सन जो 1500-1600 रुपया एक घर से एंड 4-5 घरों में अगर वो काम करती है, तो विल शी बी एबल टू बाई इट एवर? तो आपको ये चीज़ के बारे में हमेशा एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी कि एवरीबडी विल नॉट लाइक यू, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एन ऑथेंटिकेशन, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट that cup who can hold you. So you're not everybody's cup of tea, and neither you are a box of chocolates that everybody is going to like you. मतलब chocolate भी किसी किसी को पसंद में नहीं होती, मुझे नहीं है, right? So there are people who do not like sweets. People like me, I don't like sweets, but फिर भी आप एक चॉकलेट का डब्बा, लोग भगवान में भी गलतियां निकालते हैं, हम तो फिर इंसान हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पसंद करेंगे, बिकॉज हम भी सबको पसंद नहीं करते, हम भी सबको पसंद नहीं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल वी डू नॉट लाइक, सो देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पीपल who will not like you also. तो अभी आपका उस पे क्या कहना है? जैसे मैंने बात करी थी कि पुराने टाइम की हीरोइंस और जो हीरोज होते थे, या पैजेंट इंडस्ट्री में एक क्राइटेरिया था, तो आपका उस पे क्या कहना है? Somehow I feel कि ये जो सारी डूज एंड डोंट्स हैं, ये औरतों के ऊपर इसलिए होते थे बिकॉज समवेयर, आप मुझे फेमिनिस्ट बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे लगता है औरतें बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेंटली, फिजिकली भी बोल सकते हो, क्योंकि जितना पेन का एंड्योरेंस एक औरत में होता है शायद आदमी में नहीं होता है. मतलब अगर हम एक आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शंस आदमी को लगा दे, वो चिल्लाएगा जो लेबर पेन्स वाली कॉन्ट्रैक्शंस एक औरत को होती है. सो मेरे को लगता है औरत इटसेल्फ बहुत पावरफुल है, और क्योंकि आदमियों से शायद वो संभलती ना, इसलिए इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उस पर ही लगाई गई थी कि कहीं हाथ से ना निकल जाए, ये कहीं हमारे सर पे ना बैठ के नाचे. आप आज देखो, एक आदमी को कभी नहीं आपने सुना होगा जो बोलेगा, जो सक्सेसफुल होगा, कि वाई डू आई नीड अ वुमन. He will always need a woman. He'll always want to have a wife, children, a family. But एक औरत जब कमा लेती है, जब वो खुद बच्चे पैदा करती है और वो खुद घर चला रही है, वो कहती है, why do I need a man? You understand this concept? Because औरत कर सकती है सारा कुछ. वो बोलती है कि मुझे why do I need a man? We need a man for love. We need a man who's superior to us. एक औरत कभी भी उस आदमी के अंडर नहीं रह सकती जो उसके बराबर का नहीं है या उससे बेटर नहीं है. आदमी हमेशा उस औरत के साथ रह सकता है जिसको वो प्रोवाइड कर सकता है. जो खुद के लिए प्रोवाइड कर सकती है, वो आदमी उस औरत को नहीं संभाल सकता. बिल्कुल सही बात है. ये एज अ वुमन मैं बता सकती हूँ कि आई एम अ लिटिल डिफिकल्ट, और मुझे संभालने के लिए जो आदमी चाहिए था ना, मेंटली ही हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय. मतलब इफ आई एम इन अ मैरिज एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई हस्बैंड, इट्स बिकॉज कि टू मेक दिस वुमन स्टे विद हिम, वो इंसान कितना स्ट्रॉन्ग होगा मेंटली, फिजिकली, वो देखने में कितना खूबसूरत होगा, वो मुझे संभालने के लिए इतना सक्षम है. ऐसे ही रहता है. आदमी हमेशा उस औरत को रख सकता है जिससे वो बेटर होगा. औरत भी उसी आदमी के साथ रह सकती है जो उससे बेटर होगा. हस्बैंड्स या मेन आर लाइक दैट. तो जब हम एक सोसाइटी देखते थे ना, तो उसमें औरतों के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी. इसको ऐसे लगना है, ऐसे लगना है, ऐसे लगना है. शी हैज टू बी दिस स्लिम, दिस फेयर, दिस ब्यूटिफुल, दिस टॉल, दिस एजुकेटेड, एंड देन शी विल फॉल इनटू अ पैरामीटर ऑफ अ गुड वुमन. वो गुड वुमन के जो टैग्स है ना, वो हमेशा औरतों को ही दिए गए हैं. आदमी के लिए जेब, सही बात है. आदमी के लिए उसकी कमाई, वो काला है, सुंदर है, नहीं है, सब कुछ ओवरकम हो जाता है. देखेंगे अगर हम जब हमारे घरों में रिश्तों की बात होती है, शादी के लिए, पहले की बात, या मोस्टली क्या होता था, लड़कियों की ब्यूटी को जज किया जाता था, राइट, और लड़कों को पूछा जाता है कितना कमाता है, काम क्या करता है. सिर्फ इसी से लाइफ चलेगी. जब हम अगर आज से 50 साल पुरानी या 100 साल पुरानी बात करते तो तब लाइफ ऐसे चलती थी. आज नहीं. अगर उस टाइम पे हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा सिनेरियो था, वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे तो मैन वाज डिजाइंड एंड प्रिपेयर्ड टू बी द प्रोवाइडर एंड वुमेन वाज टू बी द नर्चरर, राइट. और यहाँ पे जब हम बात करते हैं औरतों की, तो वुमेन हैड टू बी देयर इन द हाउस टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. इवन इफ शी इज वर्किंग, स्टिल शी हैड टू वर्क डबल शिफ्ट टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑल्सो, नॉट द मैन. आदमी तो थक हार के आएगा, आके बैठेगा और बोलेगा आज मैं बड़ा काम किया यार, मैं थक गया.
औरत ऐसा बोल ही नहीं सकती है। बोल नहीं सकती, वो काम भी करेगी, घर पे वो भी घर पे आके सबसे पहले अपना दुपट्टा निकालेगी, किचन में जाएगी, खुद पानी का ग्लास लेगी और देखेगी रात के लिए क्या बनाना है, क्या रह गया। इवन इफ शी हैज अ मेड, शी हैज टू डायरेक्ट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। द मैन नेवर हैज टू डू दैट। अगर घर में 2 नौकर हैं फिर भी औरत घर पे आके सबसे पहले किचन में घुसती है, रात के लिए क्या बना है, और जो नहीं बना है देन शी विल डबल स्पीड हर हैंड्स एंड शी विल डू ऑल द वर्क। बट अ मैन विल कम होम एंड से क्या बना है, क्या बना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू पुट ऑन द टेबल। सही बात, बिल्कुल सही बात। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्राउनिंग और एक पैजेंट एक नॉर्मल इंडियन गर्ल के दिमाग, उसकी पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर को कितना ज़्यादा बूस्ट देती है, कितना ऊंफ देती है। सब लड़कियां, नॉट ऑल बट हाँ मैक्सिमम लड़कियों को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, वैलिडेशन, कि वो कितनी सुंदर है। और ये चीज़ जब घर से मिलती है तो लड़कियां कई बार बिगड़ भी जाती हैं, उनको लगता है मैं पापा की प्रिंसेस हूँ। वो एक गलत सेंस ऑफ एटीट्यूड लेके भी चलती हैं कि आई एम इनविंसिबल, जो कि गलत है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लड़कियों को देना चाहिए। दूसरी बात हो जाती है कि जब हर किस्म की लड़की रैंप वॉक करना चाहती है और जाती है रैंप पे, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते until and unless you're this heighted, until unless you're this fair, this thin। जब आपने ये वाला पैरामीटर शुरू किया कि हम ये एक स्टेज देंगे प्लस साइज वुमेन को, तो हरदीप आपसे पूछूंगी कि जब आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है? सो अमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये क्लियर करता हूँ। मैंने जैसे बताया कि स्कूल से ही एक लड़की का सपना बन जाता है मॉडल बनना, क्राउन जीतना। ये मोस्टली आप सुनोगे हर लड़की का कहीं ना कहीं ये छोटा सा सपना होगा। तो कुछ तो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुछ की वो शायद जर्नी होती ही नहीं, या उसके वो अपने पेरेंट्स तक अपनी बात नहीं रख पाती कि मुझे ये करना है, राइट? ट्रू। क्योंकि वो थॉट्स नहीं होते, फैमिली भी अलाउ नहीं करती नहीं है कई करती। बार। इंडस्ट्री को बहुत बदनाम किया जाता था कि इस इंडस्ट्री में लड़कियों को लड़कियों भेजना को नहीं सेफ नहीं भेजना, है, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आजकल मुझे लगता है लड़कियां इतनी बोल्ड और स्ट्रांग हो गई, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनको जो करना है करना है, नहीं करना है इंडस्ट्री में जाके उनको पता है कहाँ किसी को रोकना है और किसको कितना आगे आने देना है, राइट? ठीक है। अभी क्या है कि मैंने देखा जब से मैंने पैजेंट शुरू करा ना, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी लड़कियां थी जो सपना दबा के ही रह गई थी। उनको लगा शादी हो गई, बच्चे हो गए, बॉडी शेप्स ये हो गए, Right. अब तो उन्होंने जहन से ही निकाल दिया कि ये क्योंकि उनके बहुत सारे मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट तो चलते हैं, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस इंडिया, ये वाले कॉन्टेस्ट तो चलते हैं, पर उसमें भी पैरामीटर वही होता है। आप जिस दिन अपनी एंट्री डालते हो लड़कियां डाइट पे चली जाती हैं। हाँ, तो बहुत यही एक्चुअल होता है। तो मैंने वो देखा कि यार ये तो बहुत गलत है कि लोग दब गए हैं। और पैजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे हम बचपन में एक स्कूल या यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं ना, तो वहीं से हमारा एक भविष्य बनता है। फिर वैसा ही हम जाके मार्केट में काम करते हैं, राइट? जो हम वहाँ से सीखते हैं, ऐसा ही पैजेंट एक लड़की के लिए लाइफ में सेकंड चांस होता है अपने आप को वापस रीडिस्कवर करने का। और ये प्लेटफॉर्म सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए खास करके। तो उनके जिनको मतलब जिन्होंने अपने बॉडी शेप्स में चेंजेस देखे हैं, हाँ। जो प्लस साइज हो गए हैं, या जो उस पैरामीटर्स में नहीं आते हैं, खुद से प्यार करना छोड़ दिया, जिन्होंने सिर्फ True. अपनी फैमिली को Yes. ही देखना, बच्चों को ही देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने पे खुद को खो दिया कहीं। क्योंकि गर्ल हैज टू गो थ्रू अ लॉट फिजिकली व्हेन शी इज इनटू अ ट्रांजिशन फ्रॉम बिकमिंग अ वुमन टू अ मदर। उस टाइम पे कितनी ऐसी कई बारी लेडीज को शुगर हो जाती है, कई बारी लेडीज ऐसे कॉन्सेप्ट से निकलती हैं जहाँ पे उनको डिप्रेशंस हो जाते हैं, कई बारी इंसुलिन्स तक लगानी पड़ती हैं प्रेगनेंसीज में, कई बारी उनको लगता है कि अरे हम डिलीवर करेंगे और 4 महीने में, जैसे वो आजकल वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि वो छोटे से बच्चे को लेके ऐसे पूरी जीरो फिगर के साथ औरत आ जाती है। इट्स नॉट, हर एक के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो कई बार ओबेसिटी हो जाती है, थायराइड्स बढ़ जाते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिससे वो दोबारा उस शेप में वापस ही नहीं आ पाती हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंदर कचोड़ता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट बेस्ट, मैं वैसी रही नहीं, मैं सुंदर नहीं। और वो प्लेटफॉर्म फिर आप उनको देते हो। मतलब मैं यही देखना चाह रहा था, एक लड़की के लिए सबसे बड़ा जिंदगी में मुझे लगता है उसके लिए वाव मोमेंट है जब वो माँ बनती है। ओह यस, सबसे बड़ा पेनफुल टाइम है। yes. और सबसे खूबसूरत उसको वो लगता है, उससे ऊपर उसको खूबसूरत कुछ नहीं लगता। आई गेस जब वो शादी करते वो हस्बैंड के साथ
वो वाले व्यू भी वो ख़त्म कर देगी जब वो माँ बनती है, राइट? Right. तो मैंने देखा है वो माँ बनने के प्रोसेस के बाद वो उसके बाद कई लड़कियां तो कुछ और थॉट में चले जाते हैं, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, हस्बैंड्स ये भी आम उनको है। पुश करते हैं, फैमिली भी, प्लीज़ अब अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दो। क्यों True. भाई? और ये एक टाइम होता है जब 5-6 महीने 8 महीने जब डिलीवरी को हो जाते हैं तो लड़कियां पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं एंड दे आर गेटिंग सो इरिटेटेड अबाउट देयर बॉडीज, अबाउट द रिलेशनशिप्स दे आर इनटू। अगर जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं तो इन लॉज पे इरिटेशन और हस्बैंड्स के साथ बहुत उनमें डिटैचमेंट आ जाती है जस्ट बिकॉज, और वो हमेशा सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है या मैं डिप्रेशन में हूँ या बहुत बुरा हाल है। और बात सिर्फ इतनी है कि लड़की को सिर्फ 40 दिन या 2 महीने की छुट्टी नहीं चाहिए होती है आफ्टर अ डिलीवरी। बिल्कुल उसको आराम चाहिए होता है क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ है तो सिर्फ 2 महीने में बच्चे ने बड़े नहीं हो जाना या उसने रात को 8 घंटे सोना नहीं शुरू कर देना। उसको एक पूरा साल लग जाता है बच्चे को अपना पूरा सिस्टम सेट करते, और माँ ही है जो उसको ले लेके घूम रही है, रातें जाग रही है, चाहे जितने मर्जी आपके पास। यहाँ पे भी मैं आपकी बात पे मेरे को कुछ रिकॉल हुआ कि आप देखोगे बच्चा पैदा करने के बाद भी माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। बाप एक्सपेंसेस उठा लेगा, रात भर जगेगा नहीं। अगर बच्चा रात को बहुत कम होते हैं जो उनके करते पास हैं। हाँ, उनके पास ये बात होती है सुबह मुझे काम पे जाना है। अरे उसको भी तो उठ के सबको खाना देना है, सबका अपने काम करने ही है। तो वो सिर्फ एक माँ बहुत, मतलब मुझे ऐसे लगता है हम बच्चों की लाइफ में माँ का जो हम देना कभी नहीं दे सकते। यही बात है कि माँ ने बच्चे के लिए करना भी बहुत है फिजिकली, लेकिन माँ ने उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है। ये माँ ही होती है जो एक टाइम पे आके फिर बच्चों को वो बॉडी शेमिंग शुरू कर देती है कि तू पतली हो जा, लोग क्या कहेंगे, तू कम खा, तू रात को मत खा, तू फ्रेंच फ्राइज मत खा। ठीक है, गलत नहीं खाना चाहिए, जंक नहीं खाना चाहिए, पर आप देखोगे एक ही घर में, आई हैव सीन दिस अ लॉट, कि एक ही घर की 2 बेटियां होंगी। एक बिल्कुल होगी वही 5'5" हाइट वाली लड़की और जिसका वजन होगा 56-55 के आसपास, मतलब फुल ऐसे ना प्रॉपर पतली, और दूसरी लड़की होगी जो 5'6" हाइट की होगी, सेम घर, सेम पेरेंट्स, सेम परवरिश, एवरीथिंग, और वो 70 किलो की होगी। और लोग उसको मोटी और उसको पतली बोलेंगे, जबकि वो बिल्कुल हेल्दी बच्चे हैं दोनों। और जो मोटी वाली है वो मोटी नहीं है, शी हैज अ ब्रॉडर स्ट्रक्चर एंड दैट्स इट। लेकिन जब कंपैरिजन होता है दोनों बहनों में तो एक मोटी है, यही बात और है एक पतली है। जैसे हमारी फैमिली में मेरे ब्रदर की हाइट कुछ 5'10" है एंड आई एम 5'3" ओनली। तो लोग हमें बोलते हैं कि आप भाई नहीं लगते दोनों। मैं बोलता हूँ इसके लगने के लिए उसको छोटा होना है या मुझे लंबा होना है, सिर्फ हाइट के ऊपर आप हाँ, मतलब जज कर रहे हैं। बात आती है पैजेंट पे, राइट, सिलेक्शंस पे, कैसे हम लोगों को उनको ट्रेन करते हैं। बहुत सारे पैजेंट्स या कॉम्पिटिशन्स आपने देखे होंगे जहाँ पर वो एक क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं कि उनको कैसे सेलेक्ट करना है। हम लोग बहुत ओपन होते हैं। अगर मुझे ये जजमेंटल थॉट्स को ही चेंज करना है तो फिर ऑडिशंस में जाके तो मैं चूजी कैसे हो जाऊँ? क्राइटेरिया ही नहीं रखना। हम लोग रखते हैं कि उनका वेस्ट साइज 34 मिनिमम होना चाहिए, अबव जितना मर्जी हो, एज उनका 18 ईयर से अबव होना चाहिए। बात आई टैलेंट को जज करने की, तो वी आर वेरी ओपन। हम उन लोगों को चूज करते हैं जो पैशनेट है, जो सच में कुछ करना चाहता है। मैं किसी की वॉक को जजमेंट नहीं करता, मैं किसी के कॉन्फिडेंस को जजमेंट में नहीं लेके आता, मैं किसी के टैलेंट को जज नहीं करता, क्योंकि आगे जाके तो मुझे सिखाना ही है। तो जो यहाँ है उसको भी सिखाना है, जो यहाँ है उसको भी सिखाना है। तो क्यों ना हम दोनों को ही लेके चले, मैं दोनों को ही सिखा सकूं। राइट। तो ये मेरा पैजेंट को चलाने का थॉट है। मैं कभी भी ऐसे नहीं जज कर रहा कि उसने कपड़ा कैसा पहना है, उसने क्या पहना है, कभी नहीं। और आप देखोगे कि हम वहाँ से 100 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते पूरे पैन इंडिया से, और लास्ट ईयर से तो हम इंटरनेशनल हो गए हैं। Oh, nice. तो बहुत सारे कैंडिडेट इंटरनेशनली भी ट्रेवल करते हैं। फिर उनका 5 दिन का ग्रूमिंग चलता है, जहाँ पे हमारे ऑफिशियल मेंटोर्स हैं, जैसे रीटा गंगवानी, शी इज़ द मेंटोर ऑफ मानुषी चिल्लर, ऐसे मेंटोर्स हैं हमारे साथ। सिमरत कथूरिया जी, राइट, वो द सेलिब्रिटी डाइटिशियन, द सेलिब्रिटी डाइटिशियन दैट वी हैव, राइट। तो वो उनको गाइड करते हैं कि उनको क्या एक्चुअल खाना चाहिए। कई बार तो लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको वेट गेन या उनको जो भी डिसीज़ चल रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कि उसके लिए क्या उनके लिए बेनिफिट है।
मोटे होना ये नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो या भूखे ही रह रहे हो। हाँ, और खाना कई भी लोग हैं जो जरूरी। बहुत क्रैश डाइट्स करते हैं, डाइटिंग करते हैं, और वो 2-4 किलो इधर उधर कर लेते हैं, और फिर बेचारे जब खाना खाते हैं और उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सिमरत जी उनको हेल्प करते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए। Oh, अमन she- ग्रेवाल, yes, she is doing एक her हमारे job very मेंटोर हैं मिसेस अमन ग्रेवाल। तो वो उनकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट में काम करते हैं, उनके अंदर से जो नेगेटिविटी को निकालना, nice. उनको पॉजिटिव करना। तो ये हमारे साथ मेंटोर हैं जतिन खरपत। तो वो उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे उनको इंडस्ट्री में काम करना है, कैसे उनको किसी ब्रांड को अप्रोच करना है, कैसे किसी के साथ कोलैब्स करने हैं, कैसे अपने सोशल मीडिया को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है भाई, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो वो उनको ट्रेन करते हैं। तो मैं उनको स्टेज मैनर्स, बैक स्टेज मैनर्स, कैट वॉक नॉलेज, तो ये हम उनको ग्रूम करते हैं। Right. रीटा मैम उनको ग्रूम करते हैं कि उनको अपने इंट्रोडक्शंस में कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे स्पीकिंग स्किल्स के लिए गाइड करते हैं। तो ये हमारे एक टीम है, हमारी एक फैमिली है, मेविन फैमिली, जो उनको ग्रूम करती है। और फिर उनका एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट होता है जिसकी हम उनको सब ट्रेन करते हैं कि कैसे शूट्स होते हैं, आपको कैसे ब्रांड्स के साथ कोलैब करना होता है, कैसे शूट्स करने होते हैं। फिर उनका एक सेमीफाइनल होता है जिसमें उनको थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाता है कि आपको प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना है। तो फिर हमारा फिनाले आता है जहाँ पे उनको, हमारे 2 राउंड्स रहते हैं, वन इज़ एथनिक वेयर एंड सेकेंड इज़ इवनिंग गाउन राउंड्स। तो हम उनकी ड्रेसेस, मेकअप सब हम प्रिपेयर करते हैं, सब हम उनको ग्रूम करते हैं। उस पे भी हमें बहुत सारी लड़कियों के कॉल आते हैं, सर प्लीज़ ट्राई करना, टीम को बोलना मुझे स्लीव्स वाली ड्रेसेस चाहिए, हाँ यहाँ फ्लैब है। फिर मैं उनको गाइड करता हूँ। अगर हम ही कॉन्फिडेंट नहीं है, Right. हम लोगों को कैसे चेंज कर लेंगे। I have seen a couple of your models, not couple, but I've met your last events का जो आपके winners रहे थे, and you should have looked at the confidence of those women. मतलब मुझे ऐसे लगा कि we've hardly seen this in such plus size women walking such flauntly and with their curves, and they're literally embracing their curves in such beautiful way. And it is actually a very remarkable thing that you people are doing. Have you ever come across a certain story of a woman that has touched you very deeply? बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम लोग पैजेंट में जब ऑडिशंस में जाते हैं ना, तो हमारे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, बहुत सारी सिटीज़ में ऑडिशंस होते हैं। बट अभी इतने लार्ज स्केल पे हो गए तो इस साल हम लोगों ने सिर्फ दिल्ली और मुंबई ऑडिशंस रखा है, बाकी ऑनलाइन रखे हैं। इतनी स्टोरीज़ हैं, भर भर के स्टोरीज़ हैं कि हम रो पड़ते हैं। So कोई ऐसी स्टोरी है which is very very near to your heart? बहुत सारी है, एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक कैंडिडेट थी, प्लस साइज थी, इतनी एजुकेटेड, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, उसकी हाइट 5'11", बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अच्छा देखो, आप बोल रहे थे आपकी हाइट छोटी है, और हमारे यहाँ पंजाबियों में एक और बात करते हैं कि जब लड़की 5, 6 या 7 क्रॉस कर जाती है तो पेरेंट्स ये भी बोलना शुरू कर देते हैं कि इतनी हाइट लंबी हो जाएगी तो लड़का तेरा ऑर्डर पे बनवाएंगे। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो वो लड़की के पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो मैंने बोला कि क्या ऐसा है कि ये इतना नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑडिशंस में फॉर्म फिल करने के बाद वो बहुत मतलब ऐसा थी, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ तो मेरी टीम उसको बोलती थी आपको आना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप एक बार आओ प्लेटफॉर्म पे, आप एक बार सर को मिलो, टीम को मिलो, आप आगे पार्टिसिपेट चाहे मत करना, दैट इज़ योर कॉल, एक बार प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं तो अपने लिए आ जाओ। उस लड़की ने ऑडिशंस दिया और बाय चांस वो सिलेक्ट भी हुई। उसने आगे ग्रूमिंग्स के लिए वो आई, उसकी फैमिली बोल रही थी इसको विलिटिगो, यस डिसीज़ था, तो वो एक प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रही थी। तो उसकी फैमिली कह रही थी इस वजह से ये शादी नहीं कर रही, इस वजह से ये जॉब पे नहीं जा रही, इस वजह से ये अपना करियर नहीं सेट कर रही। ऊपर से वो हेल्दी थी, प्लस साइज थी। शो में जाने के बाद 3 महीने के बाद उसने शादी कर ली और मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, इतना अपने पैजेंट के लिए, अपने उस प्लेटफॉर्म के लिए इतना प्राउड फील हुआ कि यार लड़कियों आप को सिर्फ क्राउन नहीं दे रहे हो, हम जिंदगी दे रहे हैं। आप जिंदगी दे रहे हो, जिंदगी जीने के लिए एक नई उम्मीद दे रहे हो। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के। बहुत सारी लड़कियां हैं जो पहले डिप्रेशन में थी, अब आप देखोगे हमारे पेज पे जाके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर I've seen a girl, she sings very nicely. यस, ऋषा दत्ता। Right. ऋषा दत्ता मेरी लास्ट ईयर की इंटरनेशनल विनर है एंड उसने हड्डी मूवी के लिए लीड सॉन्ग गाया है। काफी So that means इस प्लेटफॉर्म पे आने से लड़कियों को they are not just judged on their sizes, Yes. but they are being accepted by society for their talents also. Yes, yes. And there have been n number of stories that we have less time, but you have n number of stories to talk Yes. about, जहाँ पे लड़कियों को इस
इवेंट में आने के बाद, इस कंपटीशन में आने के बाद उनको इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिले हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ। मैं बात बता रहा था, जैसे ऋषा की ही हम बात कर रहे थे, तो ऋषा ने भी अपना एक एक्सपीरियंस बताया था, बिकॉज वो काफ़ी वेब सीरीज़ के लिए, काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स के लिए पीछे से सिंगिंग कर चुकी है। इवन शाहरुख खान और अक्षय कुमार ऐसे काफ़ी कुछ काम कर चुकी है इंडस्ट्री में। बट एक बार ना फैशन शो के लिए ना बैक इन पे गाना गाना था। आप मोस्टली देखोगे फैशन शो चल रहे थे तो सिंगर्स को स्टेज पे लाया जाता है कि वो गा रहा है, मॉडल्स वॉक कर रही हैं, बट उसको वो कहते हैं कि जब उसकी आवाज़ सुनी, सब मंगाया, ठीक है, वेरी गुड, बस उसको प्लेटफॉर्म पे गाने नहीं दिया, उसको बोला आपको बैक इन पे ही गाने, बिकॉज ऑफ हर साइज। एंड दैट्स सो सैड। अब पैजेंट जीतने के बाद वो 3 फैशन शो में शो स्टॉपर वॉक कर चुकी है। And I've seen her the way she walks. She walks so confidently. And you know, this is actually what a woman has to be. She has to be confident. अगर वो उतनी confident या उतनी खुश नहीं रहेगी तो उसके आसपास वाले खुश नहीं रह सकते। तो मैं वही बताता हूँ कि हम जो प्लेटफॉर्म लड़कियों को दे रहे हैं ना, ये लाइफ चेंजिंग है। मतलब मैं यही कहता हूँ कि हर एक फीमेल को ना, अगर वो कहीं जाके स्टक हो चुकी है, उसको जरूर एक बार पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। So it's a call for all the women that you should definitely keep this as a option that you go and at least give auditions for Maven International Miss Plus Size फैशन शो। Yes. इसको ज़रूर आप एक बारी एक ऑप्शन ज़रूर रखें कि जाके उसके बाद जब आप इतने सारे लोगों को मिलेंगे जो आपको इतनी उम्दा तालीम देने वाले हैं और आप इतने अच्छे से वहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, सो इट इज़ वर्थ इट। अब अगर इस बार आपको हम शो पे इनवाइट करेंगे, आप ज़रूर आना, आप देखना कि क्या वाइब्स हैं। अगर आप ऑडिशंस पे भी आपके पास टाइम हो तो एक बार विजिट करना। लड़कियां आके बोलती हैं यहाँ हमें ना सब हमारे जैसे मिल रहे हैं, सेम स्टोरीज, सेम स्ट्रगल, सेम कनेक्शन, सेम फील। आप देखोगे प्लस साइज लड़कियां हमेशा ना ब्लैक ड्रेसेस में ही कंफर्टेबल रहती हैं। मैंने उनका वो थॉट भी चेंज करा, मैंने उनको वाइट ड्रेसेस तक पहनाई है, मैंने उनको स्लीवलेस, बैकलेस। आप देखोगे हम लोग इतने ब्यूटीफुल डिजाइनर्स गाउन्स होते हैं जो बिल्कुल स्लिम फिट्स होते हैं, नई लड़कियां पहनती थी प्लस साइज, हम लोगों ने वो भी पहनाया, राइट। इतने बैक से कट्स हैं, बैकलेस हैं, स्लीव्स नहीं है, हमने उनको ग्रूम करा। तो बहुत सारे चेंजेस। अभी क्या हुआ, एक बार हम लोग ना थॉट ले रहे थे तो इंटरनल टीम बैठी हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि इंडियन राउंड में ना हम साड़ीज़ पहनाएंगे सबको। कहते सर मत पहनाना। मैंने कहा क्यों? कहते साड़ी में वो और हेल्दी लगेंगे। मैंने कहा वो हेल्दी ही हैं, वो मोटे ही हैं, वो मोटे नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे यार। मतलब मैं लोगों का माइंड चेंज कर रहा हूँ, तुम टीम में बैठ के ये बात कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? राइट। हम लोगों ने, हमें ये देखना है कि हमें उसको पहनाना कैसे कि वो और ब्यूटीफुल लगे। ब्यूटीफुल तो वो है और कैसे लगे। तो हम लोगों ने उसके स्टाइल्स को चेंज करा कि हम उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे और क्रिएटिव। क्योंकि प्लस साइज लड़कियां हमेशा ना, आप देखोगे लूज कपड़ों में दिखेंगी, तो उसको क्या आप हमारी मदर्स को देख लो, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब लेडीज 40 प्लस के बाद उनको प्री मेनोपॉज शुरू हो जाता है। काफ़ी हद तक औरतों को शुरू हो जाता है, और बाय द टाइम वो 45 या 50 टच कर रही होती हैं, वो मेनोपॉज में आ चुकी होती हैं। तब उनको फेशियल हेयर, बेली के पास बल्ज, हेल्दियर थाइज, ये सब आ जाता है उनको। और इस टाइम पे आके वो बिल्कुल ही कपड़े सूट्स में आ जाएंगी, वो साड़ीज़ भी छोड़ देती हैं, वो कुर्ताज में आ जाएंगी, वो जीन्स ड्रेसेस पहनना बिल्कुल बंद कर देंगी। और जो पतली होंगी वो अपने आप को इतना, बिकॉज वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करती हैं, वो खुद को स्टार्व करना शुरू कर देती हैं। वो पतली होती हैं और वो पतले होने के चक्कर में 10 साल बूढ़ी लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फेस उतर जाता है, बाल झड़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेडीज़ को फेस करनी पड़ती है। आपको पतले होना है या अगर आपको कम यू वांट टू लुक मोर थिनर, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है कि आपको मील्स कितने खाने हैं, एंड यू नीड टू गो टू अ गुड डाइटिशियन हु कुड सी वॉट योर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ लाइक, और आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वो पंजाबी में कहावत है ना, बोलते किसी को माँ बादी तो किसी को स्वादी। तो किसी को तो वो बहुत अच्छी लगती है, किसी के लिए वो बिल्कुल जहर है। तो ये हर एक बंदे के बॉडी टू बॉडी में फ़र्क पड़ता है। हमारी मदर्स का ये हाल रहता है जब वो एक पर्टिकुलर एज में आती है, और वही एक टाइम है जब लड़कियां जो होती हैं वो टीनेजर्स रहती हैं। मैंने ये बहुत चीज़ देखी है कि व्हेन द गर्ल और बॉय इज़ इन देयर टीनेज, वो अपने मदर्स के साथ बहुत इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। वाई? बिकॉज द मदर इज गोइंग थ्रू अ मेनोपॉज वेयर शी हैज़ क्रॉस्ड हर 45 एंड द चाइल्ड इज 16 और 17। ही इज़ गोइंग थ्रू हिज पीक टाइम ऑफ हिज टीनेज। माँ अपने शरीर से परेशान है, बच्चा अपने शरीर से परेशान है।
उसके पीरियड्स बंद हो रहे हैं, वो अपनी एक ऐसी एज में से निकल रही है जहाँ उसको मेनोपॉज है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, थक ज़्यादा रही है। यहाँ बच्चा जो है उसके हार्मोन्स बदल रहे हैं, उसको लड़की है तो उसको पीरियड शुरू हो रहे हैं, लड़का है तो उसको प्यूबर्टी शुरू हो रही है, और एक ऐसा टाइम आता है कि वो भी अपने इमोशंस और अपने हार्मोन से परेशान है, यहाँ पे माँ परेशान है, दोनों क्लैश कर जाते हैं। और आपको माँ को बच्चा पसंद नहीं आ रहा और बच्चे को माँ पसंद नहीं आ रही है। लेकिन यहीं पे अगर मदर्स खुद को थोड़ा रेस्ट दें, आपके जैसा कोई इवेंट है या जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाएं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो एक कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मदर्स को मिल जाता है। और जब उनको बॉडी पॉजिटिविटी आती है तो वो अपनी बेटी को भी कभी नहीं बोलेंगे कि तू पतली, तू हेल्दी हो। हम लोग हेल्दी होने की तरफ जाते ही नहीं है, हम सिर्फ कमर को छोटा करने की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। So somehow I feel कि when people go to platforms like what you have provided, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने आसपास की भी जितनी औरतें हैं ना, शायद उनको भी अपलिफ्ट करती है। बिल्कुल, बहुत मैंने देखा है ऐसा। मेरी एक विनर है, मतलब उसको बहुत शौक है बिकनी शूट का। ओके। वो प्लस साइज है, वो कभी नहीं करती। अभी वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं ट्रिप पे गए थे, तो उसने मुझे स्पेशली पिक्चर भेजे, सर देखो मैंने ये भी कर दिया, थैंक्स टू यू, कि मुझे ये करना था, ये मेरा ड्रीम था कहीं पे कि मुझे ये करना है, एंड शी डिड इट सो ब्यूटीफुली। अभी उसने मुझे ये बोला, मैं इसको पोस्ट नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि हर इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर एनगल्प भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा सोसाइटी को कि वो। तो पॉइंट ये है कि मोस्टली आप देखोगे शूट्स पे ना पतली लड़कियां ही बिकनी के लिए थॉट्स ले सकते हैं, ऐसे है। बट जब उसने बोला कि मुझे, मेरा ये सपना था, मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया, शी इज़ अ क्राउन होल्डर, तो उसने बोला कि मेरे को बहुत खुशी है, और ये आपने इस प्लेटफॉर्म ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये अपना ड्रीम कंप्लीट कर पाई। तो अमन, अगर हम आजकल का लाइफस्टाइल देखें, जो हमारा टाइम चल रहा है, हम हर कोई एक इंसान ना भाग रहा है, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहा है। उस भागने के पीछे ना उससे है स्ट्रेस, जो बहुत बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई बहुत ही रेयर होगा जो बोलेगा हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, कोई भी नहीं ऐसा एक परफेक्ट। वेरी ट्रू। स्ट्रेस मेरे हिसाब से इज अ 20th century modern man's rat race of doing better than the other person। हमने ये सोचना बंद कर दिया है कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि हम उससे अच्छा कैसे करें। वी हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन दैट वी आर आवर ओन कॉम्पिटिशन। हमें अपने से बेटर बनना है। हम सोसाइटी या पोर्ट्रेयल में इतना ज़्यादा एंग्रोस्ड हो गए हैं दैट वी वांट टू डू बेटर देन आवर ब्रदर, आवर कजिन, आवर फ्रेंड। तो एक कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया, दिस रैट रेस इज इंक्रीजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन मॉडर्न मैन। पुराने ज़माने में लाइफ थोड़ी इजी गोइंग होती थी, लोग इतना भागते नहीं थे पैसे की तरफ, फेम की तरफ या इन चीज़ों की तरफ। स्ट्रेस समहाउ और डिप्रेशन, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। होता क्या है कि स्ट्रेस होता है मूड के ऊपर डिपेंडेंट। व्हेन यू हैव अ मूड विच इज़ बैड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक थोड़ी देर के लिए अगर आपका मूड ख़राब होता है ना, तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही ख़राब है, मुझे मत तंग करो, मेरा स्टेट ऑफ माइंड बड़ा ख़राब है। जब आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़े दिन के लिए ख़राब रहता है तो उस टाइम पे वो आपका टेम्परामेंट बन जाता है। यार ये इसको टेम्परामेंट ही बड़ा गर्म है, यार इसको टेम्परामेंट ही ऐसा है, ये हमेशा सड़ा हुआ ही रहता है। जब आपका टेम्परामेंट थोड़े दिन के लिए बहुत ख़राब, दुखी, उदास या गुस्से में रहता है, वो आपकी पर्सनालिटी बन जाता है। पर्सनालिटी में डिप्रेशन आता है। स्ट्रेस इज नॉट डिप्रेशन, स्ट्रेस इज ओनली रिलेटेड टू योर मूड्स एंड डिप्रेशन इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी। जब आप एक बहुत लंबे टाइम के लिए दुखी, परेशान, आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि आपकी पर्सनालिटी में ही वो दुख, वो परेशानी, वो स्ट्रेस आ गया है। यू नो, इट इज़ एम्बेडेड इन योर सेल्फ। और एज अ ह्यूमन व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, देखो आप इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपको कोई अच्छा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। आप भगवान नहीं हो ना, नम हो गए हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। आप उस अवस्था में आने के लिए यू हैव टू बिकम अ मॉन्क। सो इफ़ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु इज़ आउटसाइड, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, तो स्ट्रेस तो होगा ही। आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते हो व्हेन यू स्नैप आउट ऑफ इट। You have to come out of that bad mood.
आपको किसी ने कुछ बुरा बोला, आपको बुरा लगा, लेकिन जब आप थोड़ी देर उसके बारे में सोचते रहोगे तो वही ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाएगा, आपका टेम्परामेंट बन जाएगा, फिर आपकी पर्सनालिटी बन जाएगा. स्नैप आउट ऑफ इट. नहीं यार, ये इसको मुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. तो यू कैन हैव अ गुड लाइफ. अदरवाइज आप हमेशा परेशान ही रहोगे कि वो मुझे ये बोल गया, वो मुझे यही. एक प्लस साइज बंदे के लाइफ में भी यही होता है, उसने भी मुझे मोटा बोला, उसने भी मुझे मोटा बोला, उसने भी मेरा तिरस्कार किया, उसने भी मेरी निंदा की, मैं मोटा हूँ इसलिए मैं खराब हूँ. लेकिन यू हैव टू स्नैप आउट ऑफ दैट टेम्परामेंट, दैट स्टेट ऑफ माइंड, दैट मूड. मैं यहीं पे एक चीज़ बताऊंगा कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है. आजकल ना सोशल मीडिया बहुत फेक हो गया है. हम भी वो दिखाते हैं जो लोग पसंद करते हैं. True. हम वो नहीं दिखाते जो हम हैं. जैसे मैं बात वही कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े डिप्रेशन में मैं भी चले गया था. मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, जो मेरे बहुत क्लोज हैं उनको पता है. उसमें से निकलते मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे निकलना कैसे है. और शायद जो आपने भी बताया ना कि वो सफ़र क्या होता है, वो दुख मेरी लाइफ में आया, वो दुख ने मुझे ख़त्म कर दिया. बट मैं काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा कहीं. मुझे खुशी नहीं हो रही. मुझे जो चीज़ें मुझे खुशी देती थी वो खुशी नहीं लग रही. राइट. वो मुझे ऐसे लग रहा है मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ. जो नेगेटिव चीज़ें उसको अट्रैक्ट करते जा रहा हूँ अपनी तरफ. मैंने देखा कि एक टाइम था, मुझे लोग बोलते थे कुछ टाइम के बाद आप चेंज हो जाओगे, इससे बाहर आ जाओगे. मैं देख रहा हूँ आज 5 साल होने को आगे, मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा. हो सकता है आप उसमें से बाहर हो, लेकिन यू स्टिल, देखो कोई जो मेमोरी होती है या कोई जो एपिसोड आपके साथ होता है, इट कैन नॉट जस्ट गेट अवे फ्रॉम योर लाइफ, इट विल स्टे. बट आपको उसका फर्क कितना पड़ रहा है वो विद टाइम कम हो जाता है. कम हो जाता है. बिल्कुल सही बात. लाइक आई लॉस्ट माई डैड 4 years बैक. तो जैसे मैं पहले महीने में रोई होंगी, क्या मैं उतना फूट फूट के आज 4 साल बाद रो सकती हूँ? दुख तो अभी भी है. लेकिन उसका असर विद टाइम, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी ऐसी है, वो कम हो गया है. उनकी कमी आपकी लाइफ में जब कोई नहीं रहता है, उसकी कमी खलेगी. उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने शेप किया ऑफ व्हाट यू आर टुडे. मेरे भाई ने ना मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी. मैंने अपनी लाइफ में कहीं बहुत कुछ सीखा तो अपने भाई से सीखा है. बिकॉज मेरे फादर साहब नहीं थे. कुछ मैं 4-5 साल का था तभी मदर और फादर सेपरेट हो गए थे. तो मैं अपने भाई को ही अपना फादर मानता हूँ. तो मेरे में और मेरे भाई में सिर्फ 3-4 साल का गैप है. बट हम दोनों में वो एक चीज़ है कि मैं उसको कभी दोस्त या भाई नहीं ले सकता. मैं वो एक गैप रखता हूँ, वो भी रखता है मेरे से. वो एक रिस्पेक्ट लेवल होता है, वो एक आंख की शर्म होती शर्म है. तो उसने मुझे एक चीज़ समझाई कि तेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ. हमारा बर्थडे भी आता है, ठीक है, सबको खुशी होती है, हम उसको कितने दिन सेलिब्रेट करते हैं. राइट. कह रहा सेलिब्रेशन बर्थडे बैश की तरह आजकल. 2 दिन, उसके बाद 3 दिन बाद लास्ट. कहता अगर लाइफ में दुख आ गया उसको सारी उम्र क्यों लेके बैठना है. वो भी एक टाइम था, निकल गया ना, उससे बाहर आओ. फिर मैंने अपने एक आप पे काम करना शुरू करा. मैंने जिम ज्वाइन करा. मैं कहीं डांस छोड़ दिया था. मेरे को ऐसे लगा यही एक चीज़ मुझे ऐसे लग रही है जो मुझे इस चीज़ से निकालना शुरू. मैंने अपना सारा फोकस अपने आप को मेंटेन करने के, बॉडी बनाने में. अब इस पे भी मुझे लोग जज करते थे, काम तो आप प्लस साइज का करते हो, जिम इतना ज़्यादा जाते हो, क्यों भाई. मेरी बॉडी लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू अ जिम, इट इज़ नॉट टू बी स्लिम, इट इज़ टू बी फिट. तो मेरे को यही था. फिर मैंने वो अपना फोकस चेंज करा. यही मुझे आज आपकी बात से समझ आया कि हमें खुद वहाँ से ना धीरे धीरे निकलना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है. बहुत सही चीज़ आपने बताई. यही चीज़ है कि आपका दुख या आपकी जो चीज़ लॉस्ट हो गई, किसी को आपने खो दिया, कोई आपकी लाइफ में से निकल गया, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई आपके दिमाग में से, या कोई आपको डिच कर गया, वो दुख या वो हर्ट आपकी लाइफ में से जाती नहीं है कभी. उसका असर कम हो जाता है विद टाइम. और हमारी मेमोरी ऐसी होती है कि वो एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड योर सबकॉन्शियस वो रहता है, लेकिन उसका असर हमारी लाइफ पे होना कम हो जाता है. आप देखोगे अगर आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हो, इनिशियल जब आप सीख रहे होते हो तो आपका बॉस आपको कुछ कह देता है, तो वो चीज़ आपको बड़ी फील होती है. आप बड़ा फील करते हो, अरे मैं टीचर हूँ तो मेरे को प्रिंसिपल ने कुछ कह दिया. अगर मैं कहीं कॉर्पोरेट जॉब में जा रहा हूँ तो मेरे को मेरे बॉस ने कुछ ऐसे बोल दिया, और आपको बहुत फील होता है. डाउन द लाइन आफ्टर 5 years वही चीज़ होती है, बोलते छोड़ यार कोई बात नहीं, इसका तो रोज़ का है. क्योंकि दिस इज़ हाउ यू चेंज योर टेम्परामेंट. आपका टेम्परामेंट चेंज होता है, आपका मूड आपके टेम्परामेंट पे हावी नहीं होता है फिर.
you grow out of it. And this is what a human being has to do. He has to evolve. अब हम जंगलों में तो रह नहीं रहे, अगर हम शहरों में रह रहे हैं और हमको उन चीज़ों, तो यहाँ पे भी जब हम रह रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ों को हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं विद टाइम. आज से 50 years बैक, 20 years बैक जो सिनेरियो था, अगर हम अपने शहर का ही लें, तो आज कितना फ़र्क है, राइट? पहले कभी नहीं होगा कि दोपहर को सिर्फ एक किटी पार्टीज होती थी, आज इवेंट्स होते हैं, आज लेडीज़ इकट्ठी होती हैं, प्रॉपर ऐसे फंक्शंस होंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर शादियों जैसे अरेंजमेंट्स होते हैं. चीज़ें बदल रही हैं, लोगों के इंटरेस्ट्स बदल रहे हैं, लोगों के शौक़ बदल रहे हैं. और somehow मुझे एक बहुत पर्सनल चीज़ लगती होती है कि इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा अगर वो अपने शौक़ जिंदा रखेगा, अपनी सोच में अपनी शौक़. आप देखोगे कोई भी लेडी 50-55 से ऊपर हो जाएगी, वो रेड या मरून नहीं पहनती है, क्योंकि लोग पहले बोलते थे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ. लेकिन आज आप देखो कोई लेडी किस एज की है, वो ड्रेस भी पहन रही है, जीन्स भी पहन रही है, कॉर्ड सेट्स भी पहन रही है. क्योंकि आज हमने खुद को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है कि जो चल, इवन कि आपके खुद के बच्चे आपको बोलते हैं नहीं ममा दिस इज़ आउटडेटेड, ऐसे पहनो. अब मुझे पर्सनली फटी जीन्स अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे लगता है ये मतलब ऐसे कपड़ा है कि हमारे टाइम पे जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो जीन्स फट जाती थी तो हम उसको फेंक देते थे या उसको फाड़ देते थे या उसकी निक्कर बना लेते थे. आज लोग फटी जीन्स खरीदने जाते हैं और मेरे बच्चे मुझे समझाते हैं कि दिस इज इन ममा, वेयर इट. और मुझे आज भी पहन के ऐसे लगता है, मुझे ना ऐसे फटे हाल गरीब गराबड़ा सा लग रहा होता है जस्ट टू वेयर दैट. बट व्हेन यू वेयर इट यू लुक फाइन, देन यू फील नो दिस इज समथिंग इन. तो हमेशा खुद को अपग्रेड करो, हमेशा खुद को जो नई चीज़ आ रही है उसके साथ अपने आप को अपग्रेडेशन में लाओ. और ये एक जो प्लस साइज को खुद को एम्ब्रेस करना है, ये एक नई सोच है अब सोसाइटी में कि वट एवर शेप यू आर इन, it has nothing to do with your talent, it has nothing to do with your confidence, and you can look beautiful, you can look best. It's just here. I belong to a निरंकारी family, right? तो एक परवरिश में कहते हैं कि हम लोग को बहुत मायने देती है. तो कल जैसे संडे पे हमारे सत्संग होते हैं, तो कल मैं सत्संग में गया था. जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है ना, ऐसी चीज़ों में जुड़ना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, आपको आंसर्स मिलते हैं, राइट? कल मैं कुछ चीज़ों को लेके बहुत माइंड मेरा चल रहा था कि ऐसा वैसा, तो वहाँ पे ना हमारे वहाँ पे जो आंसर्स आते हैं उसको बोलते हैं प्रवचन या विचार, ठीक है. तो वहाँ पे ना एक उन्होंने बताया कि हमारे जो होली बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ था बाबा जी ने कि एक बच्चे ने रूम के अंदर एक बैलून्स आते थे जिसमें गैस भर दी जाती थी, गैस के गुब्बारा फुलाया, उसने रूम के अंदर छोड़ दिया. एक बच्चे ने बैलून फुलाया गैस का, उसको बाहर छोड़ दिया. फ़र्क क्या है? हमारे अंदर टैलेंट है, हम नहीं यूज़ कर रहे, हमने उसने रूम को रखा, उसकी हाइट सिर्फ यहाँ तक गई. जब हम खुले आसमान में जाते हैं तो हमारी हाइट कहाँ तक चले जाती है. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग खुद को रोक लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लर्न करने को मिला वहाँ से. सबके अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ टैलेंट है या कोई सब में एक एक्स फैक्टर है कहते हैं. तो हमें उसको ढूंढना है, उस पर काम करना है, उसको उस चार दीवारी में नहीं रख लेना. अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ है तो हमें उसको यूज़ करो. हम दूसरों तक उसको कैसे दे सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं. who is born, everyone who is here is supposed to be born. आप सोचो एक एग लगता है and millions of sperms लगते हैं to make one embryo and then a baby. Yes. Right? तो वो करोड़ों sperms में से वो एक sperm हो तुम जो पैदा हुआ, तो you were supposed to be born and you're supposed to do miracles. तुम बेकार नहीं हो. अगर तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारा एक it is there that you have to be there in the world. तुम्हारा एक वजूद है, तुम होने चाहिए थे, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो सोसाइटी के लिए, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो जहाँ तुम पैदा हुए हो. तो अगर हम सिर्फ इस चीज़ को ही एम्ब्रेस कर लेना कि मैं तो चमत्कार हूँ भाई, करोड़ों में से मैं अकेला ही पैदा हुआ था, अगर मैं नहीं होता तो नाक किसी और तरीके का होता, रंग कोई और होता या आँख का कलर कोई और होता. अगर मैं पैदा हुआ हूँ ना तो आई एम सपोज टू बी बॉर्न, क्योंकि 1 करोड़ या कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से आई वॉज दैट ऑप्शन दैट was born. So that means you are that important.
तो तुम ये मत सोचो कि तुम इतने करोड़ों की आबादी में तुम्हारा क्या वजूद है. तुम्हारा वजूद है, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज यू सपोज टू बी बॉर्न एंड यू सपोज टू डू मिरेकल्स. बहुत सही, बहुत सही. आप यू आर बॉर्न एंड आप उस चीज़ में ही खुशी रखो ना कि यू अलाइव. मुझे तो लगता है व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग and you start your day with good affirmations of thanking and being in gratitude, तो आपका दिन बहुत अच्छा निकल जाता है. आप सुबह उठते ही बोलोगे हाय सारी रात लाइट नहीं सी यार. और कहाँ आप सुबह उठते हो? when I get up I am like thank you, शुक्र है बाबा जी. क्यों? क्योंकि I am up, मेरे साथ मेरा बच्चा है 3 साल का, वो उठ गया, और जो मेरा पति है वो भी उठ गया. तो ये 3 लोग जो बेड वाले हैं ये तो उठ ही गए हैं, थैंक यू सो मच. और दूसरे कमरे में मेरे दूसरे बच्चे सोए हैं, वो भी उठ गए. इतना ही ना ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू सो मच. और आप एक बड़ी शांति से उठते हो. मतलब इवन इफ यू हैव टू गो टू योर वर्क एट 6 in the morning एंड यू गेटिंग अप एट 5 टू गेट रेडी, आप 5 बजे उठ के सिर्फ 2 मिनट बैठ जाओ सीधा, और सीधा बैठ के आपने सिर्फ इतना बोलना है, शुक्र है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दैट आई गॉट अप, सारा कुछ बहुत बढ़िया है, माई डे इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल. सिर्फ इतनी एफर्मेशन से यू स्टार्ट द डे. आप अपनी लाइफ के आधे से ज़्यादा जो वो ऊल जलूल जो सपने और चीज़ें आपके दिमाग में चलती है ना, वो चीज़ों से आप निकल आओगे बाहर. आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका हैप्पी कोशेंट इतना बढ़ जाता है सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशन के साथ जो आप मॉर्निंग में करते हो. तो अगर क्या आपका भी कभी सपना रहा था मॉडल बनने का या किसी पैजेंट में ऐसे पार्टिसिपेट करने का? Of और course. वो पूरा क्यों नहीं करा? When I wanted to get into Miss India, तो उस टाइम पे पहला तो सबसे बड़ा जो मुझे फेस करना पड़ा चैलेंज वाज माय डैड. कि नहीं, ये लड़कियों के करने वाला काम नहीं, हमारे घरों की लड़कियां ये सब नहीं करती. तो मेरी मॉम थोड़ी सी लाइक शी वाज ऑलवेज विद मी इन ऑल दैट स्टफ, तो नहीं कर पाए. आई एम 5'5.5" इन हाइट एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज 5'6". आई गॉट रिजेक्टेड. देखो वही ना, मतलब अगर क्राइटेरिया में नहीं आ रहे तो सपना ही मर गया. Yes, and then I did a couple of modelings in my time जब I was around 18-19 years old. कॉलेज गई तो मैं मिस फ्रेशर बनी. Yes, मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया क्योंकि then I joined airlines. तो I became an air hostess. और तब भी मेरे डैड ने सिर्फ एक ही शर्त पे मुझे ज्वाइन करने दिया था कि पढ़ाई नहीं छोड़ोगे तो ज्वाइन करने दूंगा. तो yes, I did a couple of masters also after that. तो मुझे यही लगता है कि आपकी लाइफ में ना हर चीज़ एक पैरामीटर से नहीं चलती है कि 18 साल में आपको +2 करनी है, 21 में आपको ग्रेजुएशन करनी है, 25 में आपको 23 या 24 तक आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, 25 तक शादी करनी है, 30 से पहले बच्चे करने हैं. मेरा सब उल्टा हुआ है. मैं 18 में मैंने +2 किया, 19 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, 4 महीने गई, जॉब ज्वाइन कर लिया, 21 में मेरी शादी हो गई, मेरा फाइनल ईयर चल रहा था. DGC मैंने पहले कर लिया था और 21 में मेरी शादी हो गई. फिर मेरे बच्चे पहले हुए दोनों, और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया. फिर मेरे तीसरे बच्चे होने के बाद मैंने अपना सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया. सो मेरा कोई टाइमलाइन ही नहीं था. अगर कोई बोले कि अगर आप ऐसे चलोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, आई फील आई एम डूइंग प्रीटी गुड. लेकिन मैंने स्ट्रेस नहीं बनाया. मेरा जो जैसे आई टुक लाइफ एज द लाइफ केम टू मी. आई वेंट विद द फ्लो. आई गेस आपको वो सब इजी भी इसलिए लगा क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, जैसे आप बताते हो, आपको इजी कर दिया उन्होंने भी. मैंने आपको बोला था एक स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत को संभालने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी चाहिए. एक नॉर्मल सा लल्लू पच्चू आपको मुझे तो नहीं संभाल सकता. ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन मेंटली, फिजिकली, एंड दैट इज़ वाई एक औरत को अच्छा लगता है जब वो किसी आदमी के अंडर रहती है. उसका फेमिनिन साइड जो है वो ब्लश करके बाहर निकलता है. शी लव्स इट. वी लव बीइंग ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर मैन, एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट a strong-headed, a very loose-tongued woman could survive in a marriage is because I have a very strong man with me. और ये आपको बहुत, और वो स्ट्रॉन्ग मैन ऐसे नहीं है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मुझे मारता पीटता है. बिकॉज वो मुझे बहुत पेशेंटली संभाल लेता है. उसको पता है मेरे ट्रिगर्स क्या है. ही रियली टेक्स केयर ऑफ मी. ही नरिशेज मी टू अ लेवल दैट आई कम आउट इन द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. वेरी नाइस, वेरी नाइस.
यू एंड एज अ मैन जब आप भी शादी करते हो तो यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन आर यू गेटिंग मैरिड, वो कैसी औरत है, उसको क्या चाहिए, क्योंकि गर्ल्स ऑलवेज वांट टू बी नर्चर्ड and men always want to be the provider. This is how the nature works. And people who say औरत और मर्द बराबर होते हैं, this is nonsense. औरत और मर्द बराबर नहीं होते हैं, उसके अपने पैरामीटर्स हैं, आदमी के अपने हैं. Not respecting somebody on those parameters is wrong, is bad. कि ये तो औरत है छोड़ परा, अरे ये तो आदमी है छोड़ परा, या मैं तो सब कमाती हूँ, why do I need a man? No. इट्स नॉट लाइक दैट. सोसाइटी दोनों के साथ ही चलती है. रिलेशनशिप्स, मैरिज. आई एम अ वुमन हु रियली बिलीव्स इन एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज. I believe in marriage and I am in a marriage from last 19 years and I love this man because he nurtures me. Because वो मुझे ऐसे treat करता है as if he's taking care of me. And women love it. Women love when men take care of you. वो अच्छा लगता है उनको. आपने ना एक बात बोली थी और सेम बात ना मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो में देखा था. अब मुझे नहीं पता उसमें से सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज आपके पास कुछ एक्सपीरियंस अपने हैं, तो मैं आपके वे में जानना चाहता हूँ. मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़का किसी लड़की से पूछ रहा था कि जब एक लड़का कमाता है तो वो कभी लड़की को ये नहीं बोलता मुझे तेरी नीड नहीं है. जब लड़की कमाती है अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लेती है तो वो ये बात बोल देती है कि मुझे तेरी नीड नहीं है. इस पे आपका क्या थॉट है? Men, when earn, they want a woman to take care of the family, children, house, cooking, laundry. Because man earns. But when a woman earns, she's taking care of the family, she's taking care of the cooking, she's taking care of the children. तो वो कह रही है जो कमाना भी मैं है और बाकी सारे काम भी मैं ही करने ने, तो फिर मैंने बंदा चाहिए क्यों है? True. You understand? बट वेन अ वुमेन इज अर्निंग एंड बाकी सारे काम वो डिवाइड करके करते हैं ना, तो उसको आदमी चाहिए. जब वो कह रही है कमाऊंगी भी मैं, आई एम अर्निंग, आई एम गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, जिसमें काफी हद तक जो एक majority of the work has to be done by the woman. The seed is of the man, but the majority of the work has to be done by the woman. पूरी बॉडी हिल जाती है आपकी एक बच्चा बनाने में. कमा रही है, बच्चा पैदा कर रही है, रातें जाग रही है, उसकी पोटी सोसो साफ कर रही है, उसके खाने का ध्यान रख रही है, घर में बुजुर्ग है उनके खाने का ध्यान रख रही है, घर में ग्रोसरीज ला रही है, घर का सारा काम देख रही है. इवन इफ शी हैज मेड्स तो उनको मैनेज कर रही है. सो इफ शी इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन फ्रॉम अर्निंग टू टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, देन व्हाई डज शी नीड्स अ मैन? शी विल ओनली नीड अ मैन जब उसका ये जो सारा काम है ना वो भी वो डिवाइड करेगा. दैट शी इज ऑल्सो अर्निंग, ही इज ऑल्सो अर्निंग, एंड देन उस टाइम पे जब बच्चे को पालना है तो डायपर तू भी बदल दे एक दिन, बच्चे की बॉटल दूध की जो है वो तू बना दे एक दिन, मेरे को काम पे जाना है एक दिन, तू छुट्टी ले ले. True. तब उसको आदमी चाहिए. When she can do it all, she will not need a man. Very When true answer. she will have that help, then she will need a man. Nice. वो कर सकती है सारा कुछ, हमने देखा है औरतें कर लेती हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आई फील ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है आज की औरत पे, that I want to do it all. मैं एक अच्छी बीवी हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मेरा करियर बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रेस नहीं लेना है अपने पे. There are days you want a coffee and a bed and all by yourself and a pizza that you order only for yourself, और मुझे ठंडा पिज्जा नहीं खाना है जो छोड़ दिया बच्चों ने. You need to pamper yourself also. You need to get those days off for yourself also. ये चाहिए. तो आदमी जब कमाएगा, बच्चा पैदा कर लेगा, खाना भी बना लेगा, घर भी संभाल लेगा, ग्रोसरीज भी, तब वो कहेगा कि मुझे औरत नहीं चाहिए. सही बात है. तो ठीक है, बहुत अच्छी थी चीज़ें, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. एक लास्ट कि अगर आप हमारे प्लस साइज कम्युनिटी में या जो हम जहाँ वर्क कर रहे हैं, अगर आप उनको एक मैसेज देना चाहो, क्योंकि मोस्टली हम कहाँ बात करते हैं, मिरर में. हम खुद की तारीफ़ खुद को कब देखते हैं, मिरर में. खुद को कब बुरा फील करते हैं, मिरर में. तो अगर आप कुछ एक मैसेज उनको देना चाहें कि हमें अपने आप को शीशे में कैसे देखना चाहिए या खुद को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो एक लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक लड़की जब 13 साल की होती है ना, when she looks at herself into the mirror and she says, I want thinner thighs and I want less hair on my body. When she's 26, she wants a body like a 16-year-old. When she's 30,
and looks at herself into the mirror, and she's a mother. She wants a body like a 22, 25-year-old girl. When she's 40, she looks at herself into the mirror and she says, I really want to have more energy in me. My energy is getting drained. When she's 50, she only wants that knee pain to go away. And when she's 80 and she looks at herself into the mirror, तो जिस औरत को वो देख रही है ना, वो औरत है जिसको सारी उम्र उसने डिसलाइक करते हुए निकाली. Full life, she has disliked this woman. When she's 80, she's looking at herself into the mirror and she says, full life मैंने तुझे डिसलाइक किया है. आपने एप्स देखी हैं जिसमें आप बूढ़े दिखते हो, है ना? आजकल फोन्स पे आती हैं वो ऐसी एप्स जिसमें यू इफ़ यू आर लाइक 40 यू कैन लुक 80, यू कैन लुक 60. तो मुझे भी कई बारी लगता था मेरे कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं, या मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे फैट है, या कुछ यहाँ पे फैट है. तो जब मैंने अपनी वो बूढ़ी वाली फोटो देखी, दैट हाउ अमन इज गोइंग टू लुक एट 80, I really loved myself. I started loving myself. I said, ये दोबारा नहीं आएगा. So women need to embrace their bodies the way they are, because ये दोबारा नहीं आएगा. This age will never come again. You are 30, you are 35. You will never be 35 again. So start loving yourself in the age you are. Start loving yourself the way you are, because this is also going to go away. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी अमन की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, एंड जल्दी मिलेंगे अमन के साथ शो पे. थैंक यू. Thank you so much.